हेलो बच्चा लोगों, गुड इवनिंग, नमस्कारम। क्या हाल चाल, कैसे हैं? तो आज का जो पूरा सेशन है बच्चों, ये प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है, यानी द हिंदू 29 और 31 मार्च का समापन। चूंकि अमूमन टॉपिक रिपीटेड ही थे, तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए आज बातचीत करेंगे, जो भी टॉपिक हैं। तो 2025 वालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा सेशन ये। 26-27 तो मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आवाज आ रही बच्चों? एक बार सभी लोग बताएं, आवाज आ रही? बढ़िया से आवाज आ रही? ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। क्या क्या है? तो एज यूजुअल एनवायरमेंट में अपना एक सेशन चल ही रहा है। तो आज हम डे 12 पर पहुंच गए। एनटीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है बच्चों, तो प्रीलिम्स के लिए पार्कर सोलर प्रोब। तो आज हम पहला देखेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। प्रीलिम्स की दृष्टि से यह इस साल यानी 25 के लिए महत्वपूर्ण अब आज आया था। ठीक है, फिर इसके बाद यूरेनियम के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे फॉर प्रीलिम्स। फिर बोध गया टेम्पल पे कुछ विवाद आ रहा है, तो ये चर्चा में आ गया है बोध गया टेम्पल, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप देखें स्वाभाविक रूप से। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया चांस टू रेज इट्स ग्लोबल हेल्थ, तो ठीक है, इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। अफ्रीका का न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट ये क्या है, और चाइना वहां कैसे एडवांटेज की पोजीशन में है, प्रीलिम्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद भद्रा बांध ये चर्चा में है, तो भद्रा डैम के बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक उगादी सेलिब्रेशन, उगादी समारोह चर्चा में रहा आंध्रा में, तो ये क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। फिर आंध्रा के सीएम ने एक P4 इनिशिएटिव शुरू किया है गरीबी दूर करने के लिए, तो इसको हम प्रीलिम्स के लिए तो देखेंगे किस राज्य ने शुरू किया, लेकिन इसको मेंस के लिए भी देखेंगे कि जो आता है ना प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को कैसे तोड़ा जाए, तो इसी P4 इनिशिएटिव से, P4 पहल से। तो ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी सॉरी सोसाइटी में जो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड इशू है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हम गरीबी को तभी समाप्त कर सकते हैं जब हम वंचितता के चक्र को यानी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को तोड़ने के लिए इनकी P4 इनिशिएटिव है, एक इनोवेशन है, एक नवाचार है, तो एक तो इसमें आ जाएगा। फिर जैसे 2016 में आपसे इसे पूछा कि नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है, तो सामाजिक कल्याण क्या, सोशल वेलफेयर क्या, यही कि जो डिप्राइव्ड है उनको मेन स्ट्रीम में लाना। तो ये क्या है, P4 एक इनोवेशन है जो वंचितों को मुख्य धारा में लाएगा, तो उस निबंध के अंदर भी आएगा। जीएस पेपर 2 पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी एवं भूख, सीधा सीधा आपके सिलेबस का पार्ट है। जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए सरकार क्या काम कर रही है, वो भी सीधा सीधा आपका एक पार्ट है। समावेशी विकास जीएस पेपर 3, तो इसको एज ए एग्जाम्पल आप यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी एक बार देख लेंगे प्रीलिम्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे प्यारे बच्चों, फ्री स्पीच पर बात की है, तो प्रीलिम्स में फ्री स्पीच पर अपन लोग काफी बात करेंगे। फिर इसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल सरहुल के बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सरहुल क्या है।
फिर इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्योंकि इस समय म्यांमार में खूब, आपको पता होगा म्यांमार में, थाईलैंड में लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो म्यांमार का भूकंप तो स्वाभाविक है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी पर एक टर्म आता है मैग्नीट्यूड। किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऐसा टॉपिक ही दिया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या कहा है, आप देख सकते हैं। फिर उसको देखेंगे, आयुषियन के बारे में देखेंगे। फिर आयुषियन ने के बारे में अगली फंगी के बारे में उसने क्या कहा, प्रीलिम्स के लिए इसको भी देखेंगे, यानी स्पीसीज के बारे में एनवायरमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम एफआरए कानूनों के बारे में बातचीत करेंगे, वन अधिकारों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के कुल 15 टॉपिक, जिसमें एडिटोरियल वन लाइनर दोनों है, दोनों दिन के हैं। एडिटोरियल में सब कुछ रिपीटेड था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत नया हो। इस वजह से प्रयास यह हुआ कि प्रीलिम्स के लिए पूरा कंटेंट मोल्ड कर दिया जाए, जिससे कि एक एडवांटेज आपके सामने रहे। आज हम प्रीलिम्स तड़का 2025 एनवायरमेंट में डे 12 पर पहुंच गए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए के बारे में सारी जानकारी दी गई है, स्वाभाविक रूप से इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सबकी लिस्ट है, जिनमें से एक एक करके मैं रोज आपको कुछ ना कुछ देता हूं, जिससे आपका जो 26 वाले भी हैं, जो 27 वाले भी हैं, आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन यहां से हो जाए। ठीक है, तो एनटीसीए के बारे में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन यानी क्या है। यह बाघों के संरक्षण और उनके हैबिटाट के संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी है। सिंपल सी बात है, वो सारी बातें लिखी हुई। अब प्रीलिम्स में आपसे जो पूछता है कि भाई ये बनी कैसे, तो ये स्थापित हुई है किस कानून के द्वारा, तो पढ़ते समय व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुम, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा आप देख सकते हैं। एनटीसीए का एस्पेक्ट्स और डिटेल, फुल नाम, कब बना है, किस कानून के तहत बना है, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, किस मिनिस्ट्री में आता है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। एनटीसीए इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट टाइगर 2006 से, ये याद रखिएगा, इसके पहले नहीं थी, 2006 में। तो थोड़ी थोड़ी बारीकी प्रीलिम्स पढ़ते समय, चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहां है, और टाइगर सेंसस अथॉरिटी। ठीक है, 4 साल में टाइगर का सेंसस होता है। तो ये सारी बातें हैं। बाघों की जनसंख्या बढ़ रही है, आप सबको पता है इंडिया में, तो इसमें एनटीसीए की क्या भूमिका है वो भी आपको यहां पर विस्तार से दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो सारी चीजें, इसका उद्देश्य, कार्य, अब आप सब समझ गए हैं कैसे पढ़ना है, और सब कुछ चार्ट में है। जैसे एनटीसीए के, यानी बच्चों थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कभी कभार क्या हो जा रहा है ना, हमारी टीम में सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो वो एक जैसे कंटेंट मैं ही देता हूं, वो भूल जाते हैं कि फंक्शन को कार्य लिखना है, यहां लिखा हुआ कार्य, लेकिन यहां पर इंग्लिश में समारोह लिख दिया गया, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, एक आध वर्ड, क्योंकि पूरी टीम ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों की है। ठीक है, तो क्या क्या काम ही करते हैं आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एनटीसीए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आ गया, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया ढंग से पूरा कंटेंट दिया है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपको। अब आता है, अरे भाई क्यों काट रहे, पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने की कोशिश क्यों कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो लेख में नासा के पार्कर सोलर प्रोब की चर्चा की गई, जो क्या काम करेगा, सूर्य के कोरोना और सोलर जो विंड होती है उनकी स्टडी करेगा। तो बस सोलर प्रोब के बारे में यहां पर सारी जानकारी आ गई। कब लॉन्च किया गया है, 2008 में। तो आई थिंक कि आज का जो पूरा कंटेंट है इसी एंगल से आप देखते चले जाएंगे, और प्रीलिम्स की दृष्टि से ये चीजें, अरे भाई मच्छर, ठीक है, ओके बेटा। तो पार्कर सोलर प्रोब, अब आप देख सकते हैं पूरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, इस टॉपिक में जो आए थे
पार्कर सोलर प्रोब क्या है? नासा का मिशन है, किस लिए है? तो सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट इसका टच करता है सन को 2021 में। आदित्य L1 मिशन इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी जिसे इसरो ने लॉन्च किया। आप देख सकते हैं अभी वो लॉरेंज पॉइंट L1 पर है। एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट पार्कर सोलर प्रोब्स ऑब्जर्वेशन। सोलर विंड क्या होती है? ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? कई बारी आपसे सब चर्चा हो चुकी, अगर आपको याद हो। मैग्नेटिक स्विच बैक क्या होता है? तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों जो जो टर्मिनोलॉजी है आपको दे दी गई है। तो पार्कर सोलर प्रोब क्या है? देख सकते हैं सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन। सूर्य को स्पर्श करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, अब ये प्रीलिम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता, पहला आदित्य L1 मिशन लैंग्रेज पॉइंट L1 पर स्थित है। भारत का पहला सोलर का अध्ययन करने वाला मिशन, और यह कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक का काम करता है पार्कर सोलर प्रोब का। सौर वायु क्या होती है? सोलर विंड क्या होता है? सूर्य से निकलने वाले जो भी कण होते हैं उनकी एक कंटिन्यूअस चलने वाली करंट या धारा। उदाहरण यूजीन पार्कर द्वारा भविष्यवाणी की गई अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? सूर्य के कोरोना से जब प्लाज्मा का बड़े पैमाने पर निकलना होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन। चुंबकीय स्विच बैक क्या होता है? सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक होने वाला उलट फ्लेर, जिसे पार्कर प्रोब ने ही हमारे और आपके सामने सत्यापित किया। आप देख सकते हैं अल्फ वेन तरंगें क्या होती हैं? प्रीलिम्स के लिए क्या इस तरंग का नाम आपने पहले सुना था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अल्फ वेन तरंगों के बारे में क्या आपने इसके पहले, इस लेक्चर के पहले पढ़ा था? ठीक है, एक बार सब बच्चे बताएंगे तभी आपको कंटेंट पढ़ने में मजा आएगा। सूर्य के प्लाज्मा में आयनों का दोलन संभवतः कोरोना की अत्यधिक गर्मी की व्याख्या करता है। जो पूछा जाए बेटा वो देखो, मैं थका हूं कि नहीं थका हूं, इसका निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं बेटा? अंजलि है ये मेरे थके होने का, इन्होंने लिखा सर आज थके लग रहे हैं। क्या ही बोला जाए, कुछ बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे हैं तो भाई क्या ही बोला जाए। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसीलिए समस्याएं इसीलिए हैं। समस्या सच बता रहा हूं, लाइफ में समस्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि हम ज्यादा बोलते हैं। फिजिक्स एंड अर्थ साइंस, भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ से आप लोगों का आंसर आया कि नहीं? आपने अल्फ वेन तरंगों के बारे में नहीं पढ़ा, अब आ गया इनका संबंध किससे? सूर्य से। तो प्रीलिम्स में ऐसी ही खुफिया चीजें आएंगी। भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान, सूर्य में नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन परमाणु संलयित होकर हीलियम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो जो टर्मिनोलॉजी, सूर्य कलंक और सौर ज्वालाएं क्या होती हैं। ठीक है, आज बेटा हिंदू पढ़ा रहे हैं 29 और 31 का। ठीक है, जियो पॉलिटिकल एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं भू राजनीतिक और नीतिगत, अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव होता है, यानी सोलर एक्टिविटीज का। कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं? आप देख सकते हैं वाह अंतरिक्ष संधि 1967, जो भी अंतरिक्ष में खोजबीन होती है उससे संबंधित है। भारत की अंतरिक्ष नीति कब बनी? 2023 में, 2023 में। तो जो भी हो सकता है, जो जो टर्म यहां पर चर्चा में थे। फिर इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं सौर परिघटना और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर फेनोमिना एंड देयर इंपैक्ट ऑन अर्थ। अब आप जरा देख सकते हैं, अब इस प्रश्न को आप पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको देना है। तो आज का कंटेंट, यानी जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं,
यानी हिंदू का 29 और 31 का जो भी टॉपिक था उनको जोड़ दिया गया इंडियन एक्सप्रेस का। किस लिहाज से? तो स्वाभाविक रूप से उनको जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्लियर है ना? ये हिंदू का वाई द पार्कर सोलर प्रोब इज ट्राइंग टू टच द सन। तो ये प्रीलिम्स के लिए था। और आप एसे वगैरह में भी शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड द पार्कर सोलर प्रोब। ये भी आपके सामने, यानी पार्कर सोलर प्रोब पर लगे वैज्ञानिक उपकरण क्या क्या काम करते हैं, यानी पूरा का पूरा ये भी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोब और ऑब्जेक्टिव्स क्या? पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 का क्या उद्देश्य है? ठीक है, वॉयेजर 1 का क्या उद्देश्य है? सोहो का क्या उद्देश्य है? आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आपके लिए कंटेंट। यही सब तो पूछा जाएगा ना बेटा, क्या किया जाएगा? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों। ठीक है बेटा, तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने की कोशिश क्यों कर रहा है, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपके सामने रख दी गई, सारे क्वेश्चन आंसर रख दिए गए और सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, यानी आप बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूग गेटिंग टू द गुड यूरेनियम। मेरे प्यारे बच्चों, लेख में सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यूरेनियम को इनरिच कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा, भाई सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इसका संबंध किससे? हाल में समाचारों में सेंट्रीफ्यूज चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे? अब आप बता देंगे यूरेनियम को इनरिच करने से, और इससे एटॉमिक एनर्जी भी बनती है और परमाणु हथियार भी विकसित होते हैं। क्लियर बेटा? तो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? यूरेनियम को एनरिच करता है, बस इतना ही पकड़ना है, इससे ज्यादा घुसना नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी आज आपका टॉपिक रहा। तो अब कितने बच्चे आज के लेक्चर से पहले सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़े थे? मैं फिर से पूछना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, खासकर वो जो मेरे में एनर्जी कम ढूंढ रहे थे, जिनको ये था कि मेरी एनर्जी आज काफी कम है। तो आपसे पूछूंगा कि सेंट्रीफ्यूज वर्ड आपने सुना था? और कल जब सुबह सुबह आप लोगों से मिलूंगा 9 बजे प्रीलिम्स के लिए, फिर बताइएगा कि एनर्जी का लेवल मुझ में होना चाहिए, मेरे कंटेंट में होना चाहिए, मेरे लेक्चर में होना चाहिए? आपसे यही पूछना चाहूंगा। सभी बच्चे बताएं, पूरी क्लास में इतने बच्चे हैं, सब लोग कमेंट करें कि सेंट्रीफ्यूज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ना। तो बेटा एनर्जी यही है, असली एनर्जी टीचर की क्वालिटी होती है।
कोई बुजुर्ग है 60 वर्ष के हैं, स्लो बोलते हैं, 70 वर्ष के हैं, उनकी एनर्जी आपको खत्म लगेगी, आप उनको छोड़ देंगे, लेकिन आपके रिजल्ट खराब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। समझ गए ना? तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि आपको एनर्जी कहां ढूंढनी चाहिए, चीखने में नहीं। अब मैं आता लो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। अब मैं आग लगा दूंगा, पानी गिरा दूंगा, बादल को पाताल को घुमा घुमा करके। अब अगर ये एनर्जी है तो मुझे लगता है कि एनर्जी ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, कभी कभी टीचर का ना, आपको बताता हूं, अपना एक मोड होता है। क्या होता है? टीचर का अपना एक मोड होता है। जब वो बहुत गहरा होने लगता है तो फिर वो जैसे ना एक सन्यासी यति, एक फिलोसफर टाइप का उसका पूरा बिहेव, कभी उस आप उसे समझ ही नहीं सकते। जैसे मुझे अगर समझना तो आप बिल्कुल इस समय नहीं समझ पाओगे। हाँ, मुझे समझना है तो कंटेंट को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हम प्रीलिम्स में हम चाहते इसमें परमाणु ऊर्जा पे एक तो मेंस का क्वेश्चन करा के टॉपिक समझा देते। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूज वगैरह अगर आया तो हमें पता है, हम लोग काम करते हैं ना, एक एक चीज पर निगाह रखते हैं कि यार आज के आर्टिकल में क्या चल रहा है, आज की न्यूज में क्या चल रहा है। तो हमने देखा आर्टिकल ऐसे नहीं है जो बहुत काम क्यों, तो ये हुआ भैया जितनी न्यूज दिख रही है तो काम की। कभी कभी होता है ना कि इतनी न्यूज आ जाती है काम की कि वन लाइनर मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी अच्छी तो सेंट्रीफ्यूज क्या, और हमेशा यूपीएससी बड़ा प्यारा एग्जाम कराता है यार। यूपीएससी जो है आपको केवल टच करता है बस, और हम पूरा पढ़ के घुस रहे हैं। तो बस ये यूरेनियम एनरिचमेंट से इसका संबंध है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला एक भैया, यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम 238 क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्या है, जो चर्चा में है? और इन्हीं में से कोई एक चीज पूछेगा या सारे 3-4 ऑप्शन में चारों पूछे जाएंगे। तो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या, यानी जो नेचुरल यूरेनियम, जैसे आप सब एकदम आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल आए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अब मैं क्या बना रहा हूं, आपको आर्टिफिशियल बना रहा हूं, यानी आपको इनरिच कर रहा हूं। कैसे? आईक्यूआईपी के द्वारा। सेम ऐसे ही न्यूक्लियर को भी इनरिच किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें आप आराम से सब कुछ कर लेंगे, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। परमाणु ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन के प्रकार, परमाणु रिएक्टर किस किस प्रकार, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है ना, बॉइल्ड वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, परमाणु ईंधन चक्र, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। प्रीलिम्स में यही पूछेगा कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से किसका संबंध है, किसका संबंध नहीं। 2-3 रीडिंग मारो, निगाह में रखे रहो, क्योंकि आप डिटेल में कितना पढ़ोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं केवल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल आपको पढ़ाऊं तो 30 से 40 मिनट मेरा लगेगा। लेकिन यूपीएससी इतना घुसता नहीं है बेटा। जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स क्या है, देख रहे हो, परमाणु प्रसार संधि, इतने संक्षेप में। भारत ने इस पर सिग्नेचर किया है कि नहीं किया? सीटीबीटी क्या है, भारत ने इसका समर्थन किया है कि नहीं किया? एनएसजी क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एंजॉय कर। अब देखिए क्या हो गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरेनियम डिपॉजिट्स एंड एक्सट्रैक्शन। यूरेनियम जमा और निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू द यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस कंसीडर द फॉलोइंग, यानी पूरा यूरेनियम इनरिचमेंट पर आप देख सकते हैं। आप पढ़िए इसको, 3-4 बार पढ़िए, आपका तैयार हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशंस ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम एंड न्यूक्लियर पॉलिसीज। समृद्ध यूरेनियम और परमाणु नीतियों के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस टाइप और सबका एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करता हूं प्रीलिम्स वाले, उसके पीछे रीजन एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया बनाया हुआ होता है कि आपको बस क्यों रिवाइज करना उसको। इससे मुझे भी टाइम मिलता है और कंटेंट पे काम करने का। जैसे कल सुबह 9 बजे जो भी प्रीलिम्स वाली क्लास में आएंगे, आप ट्रस्ट करिए कि 1 मिनट के लिए तो आप शॉक हो जाएंगे।
ये मैं वर्ड लिख रहा हूं, अगर ना होइएगा तो आप क्लास में कमेंट कीजिए कि नहीं सर मैं बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था। कंटेंट के लेवल पर आपसे बात कर रहा हूं। कल आप मिलेंगे, 150 पेज के आसपास का कंटेंट है, 150 यानी 6 चैप्टर, उसका कंटेंट 150 पेज। क्योंकि कल डिटेल में एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको बता पाऊं कि जो एग्जाम, यानी जो आप लोग कहते थे सर 25 मई को क्या हो जाएगा, सर सब गड्ढम गड्ढ हो रहा है, ऐसा साइंटिफिक मेथड लिया हूं ना, दिमाग हिल जाएगा। रिवीजन करने की आपकी जो जर्नी है आज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और अगर प्रीलिम्स निकल गया तो कल के पहले लेक्चर से आपको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा तो मेंस में भी यही करने जा रहा है। यानी पूरा जीएस पे, यानी जितने सब्जेक्ट हैं, हर 2 दिन में सारी यूनिट निकाल दूंगा, 1 महीने में पूरी यूनिट रटा दूंगा, और 2 महीने में आपसे केवल आंसर लिखवाऊंगा यूनिट्स पे। आप सोचिए कि लाइफ कहां जाएगी। व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर द बोध गया टेम्पल? अब बोध गया टेम्पल आ गया भैया। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की गई। तो हमें ये क्या विरोध हो रहा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अब महाबोधि मंदिर, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मेरे प्यारे बच्चों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत। महाबोधि मंदिर कहां है? बोध गया बिहार। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे यूनेस्को की धरोहर स्थल 2002 में घोषित किया। बौद्ध धर्म के 4 पवित्र स्थलों में से एक, पहला है लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, सारनाथ जहां उन्होंने पहली शिक्षा दी, कुशीनगर, और उसके साथ साथ जहां उनको ऑब्वियसली कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और ये चौथा ही है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 क्या है? ऑब्वियस है, वहीं के मंदिर प्रशासन को नियंत्रित करने के। आप देख सकते हैं अवलोकितेश्वर एक शब्द आया था महायान बौद्ध धर्म में। यह एक बोधिसत्व है जिन्हें करुणा के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाल राजवंश 18वीं से 12वीं शताब्दी में इसके निर्माता रहे। देख सकते हैं कितना बढ़िया। महाबोधि मंदिर पे आप मुझे बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा क्या? जितना मैंने यहां दिया, आपको यह नहीं सोचना कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको यह सोचना है कितना एग्जाम पॉइंट आप व्यू से पढ़। तो आप मुझे बताइए, क्या इससे ज्यादा महाबोधि मंदिर के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत है? चलिए बताइए मुझे। तो मेरे बच्चे, एक होता है ना अपने आप पे ट्रस्ट, एक होता है अपने आप को सीमित करना। जिसने ये कर लिया फिर वो कहानी बदल देगा। ऐतिहासिक संदर्भ और बौद्ध धर्म का पतन। मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, चीनी यात्री हुएनसांग, बख्तियार खिलजी, बोध गया का मठ, यानी जो भी मॉडर्न लीगल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो 2013 में बोध गया के संदर्भ में जो कानून था उसमें एक संशोधन किया गया। बोध गया महाविहार विधेयक लाया गया। 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर का इसको दर्जा दिया गया। अब प्रश्न बनता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोध गया टेम्पल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। बोध गया मंदिर और उसके प्रशासन के संबंध में अब देख लीजिए आप। फिर अगला आता है महाबोधि टेम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ, यानी अब इसका पूरा इतिहास पर एक प्रश्न बना दिया गया कि भाई सम्राट अशोक का इसके साथ क्या संबंध है, बख्तियार खिलजी का इसके साथ क्या संबंध है, ये सारी चीजें। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को लेकर के पूरी चर्चा थी, उस पर भी एक प्रश्न बना दिया गया और सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है इंडिया चांस टू रेज इट्स ग्लोबल
तो आप देख सकते हैं लेख में चर्चा की गई है कि भारत किस तरह से ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका द्वारा जो भी वित्तीय कटौती की गई है कुछ संस्थाओं को जैसे डब्ल्यूएचओ को, उसका लाभ उठाकर अपने वैश्विक प्रभाव, यानी कि जिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका ने पैसा कट किया है या समर्थन वापस लिया, भारत उसमें पैसा लगाए, उसको समर्थन दे। डब्ल्यूएचओ को, गाबी को, यूनिसेफ को, यूनेस्को को, आपको पता है इन सभी से अमेरिका पीछे हट गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, डब्ल्यूएचओ से कब आपको पढ़ा नहीं चुका हूं कि ट्रंप हट रहा है, यानी ट्रंप जैसे जीते थे तभी इस पे डब्ल्यूएचओ पे आ गया था, आया था कि नहीं आता। यूनेस्को पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ लिया बहुत पहले। तो ऐसे ही किसी भी संस्था से जिससे वो बाहर हो रहा है, हिंदी साहित्य बेटा अप्रैल में ही, ठीक है ना, अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है, इसी हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब गाबी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और यूनेस्को ये चर्चा में आ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दा आपको समझ में आ गया। अब गाबी क्या है, अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है चर्चा में आ गए। आप देखिए गाबी, द वैक्सीन अलायंस ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप देख सकते हैं सब प्रीलिम्स के लिए। यूनिसेफ क्या है, यूनेस्को क्या है, अंकटाड क्या है, या आईएलओ क्या, जिसकी जिसकी चर्चा आई आप देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो अब यही सारी चीजें तो यूपीएससी पूछेगा जो चर्चा में, चारों संस्थाएं चर्चा में, सबका मैंने जिक्र कर दिया। अब फिर उसके बाद गाबी पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया, लीजिए भैया, आया कि नहीं? यूनेस्को, अंगटाड, आईएलओ और यूनिसेफ को लेकर के फिर एक क्वेश्चन बना दिया गया। फिर इसके बाद गाबी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ तीनों को जोड़ करके क्वेश्चन एक बना दिया गया। अब आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, आप दबा के इनकी प्रैक्टिस करिए। अफ्रीका के परमाणु ऊर्जा बाजार की दौड़ में चीन को बढ़त, यानी अफ्रीका में परमाणु ऊर्जा बाजार इमर्ज कर रहा है। अब लोग क्या करेंगे, बाजार में अपने आप को बेचने के लिए जाएंगे। तो इस समय होड़ लगी हुई विश्व के विभिन्न देशों के बीच। यानी परमाणु ऊर्जा वहां पर कई देश अपनाना चाह रहे हैं, जैसे घाना, नाइजीरिया, सूडान, रवांडा, केन्या, जाम्बिया। अब चाइना चाह रहा है हम यहां पर अब संयंत्र लगाएं, अमेरिका चाह रहा हम लगाएं। अब आप समझ गए होंगे। दक्षिण अफ्रीका में अभी तक पूरे अफ्रीका में केवल एक चालू परमाणु संयंत्र है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोएबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, यह भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका अफ्रीकी परमाणु बाजार में बहुत ज्यादा संभावना है, सभी लोग निवेश करना चाहते हैं, तभी चर्चा में आ गया। चीन सबसे आगे निकल गया, यह भी एक फैक्ट, हर चीज में आगे निकल रहा है, और उसी को लेकर के अब यहां पर क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। अफ्रीका का न्यूक्लियर एनर्जी मार्केट पर एक क्वेश्चन तैयार कर दिया गया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड देयर न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। नाइजीरिया ने किससे किया, घाना ने, युगांडा ने, कीनिया ने, आप देख सकते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा योजना और अफ्रीका में यूरेनियम सोर्सिंग रणनीति में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है, यानी भारत किनके साथ परमाणु ऊर्जा को लेकर के समझौते कर रहा है। आपको मिल गया, एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपकी पूरी चर्चा। और विजय बैच जिसकी कल शुरुआत होने जा रही है, प्रीलिम्स की अंतिम जीत, और 1 अप्रैल सुबह 9 बजे कल एक बार की क्लास जरूर आप लोग देखिएगा। जो बच्चे अभी नहीं कनेक्ट हैं वो कल की क्लास के बाद अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखिएगा कि क्या मेरा प्लान है, जिसमें 3 चीजें हैं, तो जीएस के टॉप 100, सीसेट के टॉप 15 चैप्टर, और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन, लाइव एमसीक्यू सेशन भी शामिल है, और करंट अफेयर्स भी 6 महीने का शामिल है, जो आपको कल ही
समझ में आ जाएगा किस लेवल का है। ये फोन नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अभिव्यक्ति आईएएस यानी अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से। तो IQIP एडुलैब लेटर ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, क्या क्या है इसमें, क्यों आना चाहिए, ये सब आप PDF पढ़ लेंगे। तो यूपीएससी का बैच शुरू होने जा रहा है, फाउंडेशन प्रोग्राम बिहार पीसीएस का शुरू होने जा रहा है और यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस का भी शुरू होने जा रहा है। आप इनरोल कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। बाकी ये मेरी मेंटोरशिप है। देखो, मेंटोरशिप में जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं सबको कहूंगा मेंटोरशिप में आइए, क्योंकि आप डेली टारगेट पे आ जाते हैं। डेली, ये सबसे बड़ी चीज है। तो 12वीं के बाद से ही मैं मेंटोरशिप स्टार्ट कर देता हूं आफ्टर 12 जो बच्चे हैं। तो आप सब जुड़ सकते हैं मेंटोरशिप में और पूरी मेंटोरशिप दी जाती है। बाकी डिटेल यहां लिखा ही हुआ है और ये फोन नंबर है, क्योंकि लास्ट इन द एंड देखोगे आप, छठे सातवें पांचवें, ईश्वर ना करे इतने अटेम्प्ट की नौबत आए, लेकिन फिर हम भागते ही हैं कि यार अब तो कोई रास्ता नहीं। और आपके लिए नहीं, जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप होते हैं, फिर जब आपके पास समस्या आती, देन आपको गुरु की तलाश बढ़ जाती। तो ये आप देखेंगे। अब भद्रा बांध से छोड़ा जाएगा पानी, द हिंदू। अब भद्रा बांध कर्नाटक में है मेरे प्यारे बच्चे, बहुउद्देशीय जलाशय। बहुउद्देशीय यानी कई उद्देश्य उसके द्वारा पूरे किए जाते हैं, सिंचाई भी, जल विद्युत उत्पादन भी और बाढ़ नियंत्रण भी। तो अब भद्रा पर देख सकते हैं, भद्रा डैम पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दिया गया, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। भद्रा डैम पर दूसरा प्रश्न भी बना दिया गया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हर जगह से मैं बैठा हूं कि हम लोग रिजल्ट करें, यानी ये नहीं कि अब आज हिंदू में कोई आर्टिकल नहीं तो कुछ भी पढ़ाएं, नहीं। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर अब आता है उगादी समारोह। अब क्या ये उगादी समारोह आ नहीं सकता, या 9 वर्ष उत्सव है कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। अब यही पूछ लेगा कि उगादी कहां मनाया जाता है, अब तीनों नहीं पता तो फंस जाएंगे। ठीक है, अब उगादी उत्सव पर देख लीजिए, उगादी फेस्टिवल पर आ गए प्रश्न, रेडी है। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन उगादी पर आपसे, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, उगादी आपका तैयार। नायडू ने 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए P4 इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ठीक है, सार्वजनिक निजी जन भागीदारी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टिसिपेशन। 4P, P4 समझ में आया? यानी सरकार, यानी आंध्रा की सरकार, वहां की प्राइवेट कंपनियां, जनता और उनकी भागीदारी। तो यही हमको, तो P4 क्या है, किसने लॉन्च किया, यह भी आपको बता दिया गया। बाकी आपको प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का बहुत अच्छा है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो ऑब्वियस है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी खूब चर्चा में है और 2015 में पूछा भी था। ठीक है, क्लियर बेटा? ये देखिए आप 2012 में, तो बस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जितने क्वेश्चन हो सकते हो आपको दे दिए गए, एक्सप्लेनेशन भी तैयार है। फिर आता है फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वस्थ और सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। तो अब स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फ्री स्पीच पे कहा है उसको क्वेश्चन के रूप में बना दिया गया, क्योंकि कभी भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुणाल कामरा वाला केस आप सबको पता है, चर्चा में। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस संवैधानिक प्रावधान पर प्रकाश डालता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है फ्री स्पीच पर, अब यही सब तो चर्चा में है। कुणाल कामरा केस चर्चित है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन क्या क्या होते हैं फ्री स्पीच पर, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, और सबका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर रेडी। आदिवासी त्योहार सरहुल आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव के संदर्भ में आप देख सकते हैं, यानी पूरा का पूरा आपके पास आ गया। ठीक है, ये है यूपीएससी बेटा। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि पता नहीं क्या, लेकिन डर तो रहता ही अंदर, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग इस बार रिजल्ट कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मैंने
पॉपुलिस्ट अप्रोच एक होती ना, वो नहीं अपनाई कि जो लोगों को पसंद आए कि ये बहुत बड़ा हिंदू का एनालिसिस करने वाला नहीं। अब जो हमारे बच्चे रिजल्ट कर पाए, क्योंकि अंततः मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेंटर हूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेंटर रिजल्ट नहीं कर पाता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड क्या होता है अर्थक्वेक का, देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आपके सामने। तो मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग इसमें रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑन एन अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रियंका कह रही मुझे भी लगता, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे। प्रेमवीर सिंह, बिल्कुल बेटा, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम है और यूपीएससी भी देना, क्योंकि ये मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है और कंपलसरी भी। प्रेमवीर सिंह कह रहे हैं कि सर ऐसे में सर मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बेटा प्रेमवीर सिंह, अगर देखो इकोनॉमिकली ठीक हो तो, चूंकि बहुत से बच्चों का ना कस्टमाइज प्लान चल रहा है, अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें मेंटोरशिप लेनी, नहीं। मैंने पहले ही लगा दिया कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, चूंकि तुम्हारे पास अब स्वयं प्लान बना करके आगे चलने का सारा विकल्प बंद हो चुका है। हो सकता है कि आप मुझे गलत साबित कर दें और आप टॉप कर जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का अगर देखूं, तो प्रेमवीर आप इस चीज को दिल से समझेंगे और हर एक बच्चा समझेगा कि इनके पास लास्ट के 2 बचे हुए हैं और पीसीएस भी देना, वो भी देना, आप मैनेज कर पाना मुश्किल होगा आपके लिए, मेरी गारंटी है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से एक मैनेजर आपको तलाशना होगा, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बाद में पछतावा ना हो, उसके लिए आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो आ जाओ पर्सनल मेंटोरशिप में, ठीक है ना। हाँ अनुज, सही कह रहे हो बेटे कि अब अकेले काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा है कि अभी भी देखो बच्चे, कोई मेरे ऊपर 1% भी आरोप नहीं लगा सकता। प्रीलिम्साथॉन में मैं क्या ले रहा हूं, लेकिन क्या 100% मैं और मेरी टीम एक्टिव है कि नहीं? आप सबसे पूछना चाहता हूं, वो तो टेस्ट सीरीज थी ना बेटे, लेकिन उसके बाद भी तो ऐसा नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से बच्चे में भेदभाव करता हूं, लेकिन जिन बच्चों को मुसीबत है, जैसे अब इनके ऊपर मुसीबत 100%, तो जिनको भी मुसीबत फील हो रही, क्योंकि मुझे भी पता है, आप माने ना माने बिखराव तो तय है, मैं भी बिखरा हूं ना बेटे, इसलिए मुझे पता है। मुझे आज भी अफसोस होता है, काश किसी ने थप्पड़ मार के कहा होता लास्ट अटेम्प्ट में कि यार एक बार किसी की जीएस की कोचिंग कर ले। मैंने नहीं की, मुझे लगा कि मेरा तैयार है, और डूब गया। 260 नंबर आए थे मेरे जीएस में, हिस्ट्री में 340 प्लस थे। सोचो कि इतना गैप कैसे हो गया सिलेक्शन में, क्यों? क्योंकि डूब गया ना। 300 भी आ जाता तो भी काम बन जाता। बेटा फी वगैरह क्या हो आदित्य, आप लोग यहां पर कुछ ना बताएं, वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टर आदित्य सर ही हैं, यानी वो सब कुछ है। आप मान चलेगा कि अभिव्यक्ति आईएएस के वो डायरेक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, तो वो आपके लिए बात करेंगे। जो हमारा ऑफिस वाला नंबर, आप उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, वो आदित्य सर सब बताएंगे ये सब। फिर देख बेटा, 2025 में म्यांमार का अर्थक्वेक आया। अब देख सकते हो हम कितने एक्टिव हैं, हमने क्वेश्चन बना दिया। आप कहेंगे सर मेंस का क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, अभी मैंने मेंस पर मुश्किल से 1 महीना पहले कितने क्वेश्चन कराए हैं भूकंपों के ऊपर, तो इस वजह से नहीं कराया, फिर आता ही रहेगा। 2025 म्यांमार भूकंप सांगाइन फाल्ट के पास आया, तो सांगाइन फाल्ट चर्चा में गूगल करके इसको और पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन सारे कुछ आपका रेडी है, ठीक है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकिनसेंस, गिफ्ट ऑफ द मागी इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, आयुषियन। बोस वेलिया प्रजाति की चर्चा थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोबान प्रजाति कहते हैं, या इंग्लिश में फ्रैंकिनसेंस स्पीसीज कहते हैं। तो इनकी चर्चा है आयुषियन के द्वारा, तो आपको बता दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन करा दिया गया, ठीक है। बोसे बेलिया रेजिन का ही नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लोबान या लोबान यानी बोस बेलिया रॉल, तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
पूरा एक्सप्लेनेशन है। कवक के ऊपर आयुषियन ने क्या कह दिया है मेरे प्यारे बच्चों? कवक संरक्षण करना चाहिए। फंगी एंड देयर इकोलॉजिकल, यानी फंगी का इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी में क्या रोल है, फंगी चर्चा में था, आपके सामने आ गया। ग्लोबल फंगल डाइवर्सिटी एज आइडेंटिफाइड बाय आयुषियन, वो भी आपको बता दिया गया। विद रेफरेंस टू फंगल कंजर्वेशन एफर्ट कंसिडर द फॉलोइंग, यानी कि कैसे इनका संरक्षण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो एक्सप्लेनेशन है, तो चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एफ आर ए की चर्चा है, ठीक है, एफ आर ए की चर्चा है। एफ आर ए 2006 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो पेस्ट नहीं होते बच्चों। तो एफ आर ए 2006 के बारे में आप देख सकते हैं, चर्चा में आया तो पूरा एफ आर ए दबा के आपको करा दिया गया। भारत में वनवासियों से संबंधित कौन कौन से कानून सब बता दिया गया, पेशा हो चाहे जो, ठीक है ना। यही है यूपीएससी, और खासकर 2026 वाले बच्चों आपकी तो लॉटरी, चूंकि प्रीलिम्स में हम जिस तरीके से जा रहे हैं करंट के सभी क्वेश्चन फंसा लेंगे। एक्सप्लेनेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी विजय बैच कल सुबह 9 बजे आप लोग मिलिए, फिर देखिए तहलका। और जो भी हिंदी साहित्य में एडमिशन लिए, इसी सप्ताह से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी बहुत बढ़िया से। तब तक आप लोग ओल्ड लेक्चर हिंदी साहित्य वाले देखते रहे, ठीक है। ओके बच्चों, ओल्ड लेक्चर का मतलब अभी पिछले ही साल पढ़ाया, तो बहुत ओल्ड बिल्कुल भी नहीं, 25 अभी शुरू हुआ है। साहित्य ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी आप ग्रुप में ऐड है, मुझसे पूछिए जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे सब लोगों का स्वागत रहेगा, और कल से एक नई जर्नी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग बेहतर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। सुबह 9 बजे मिलते हैं। और कुछ किसी को पूछना है बेटा? ठीक, बाय।